गुड मॉर्निंग यशवर्धन, प्रिया सिंह गुड मॉर्निंग, जानवी गुड मॉर्निंग, अनन्या गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को मेरा गुड मॉर्निंग। नैन्सी गुप्ता गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आदित्य पांडे, अर्पिता गुड मॉर्निंग, साक्षी रावत गुड मॉर्निंग। सबके पास मेरी आवाज जा रही है? यस यस, चलिए ठीक है। तो आइए आज हम लोग उसी के सीक्वेंस में एक फिर से फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का कुछ टॉपिक्स था जो कि हमें देखना था। और मेरे ख्याल से हमेशा की तरीके आज जो है क्लास अच्छी चले, है ना। कोशिश है, उम्मीद भी है कि आज क्लास बेहतर चले। तो आइए, अभी किसी को कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है ना? ना कोई बच्चा बीच में बोल रहा है ऐसा वैसा, किसी को कोई आवाज नहीं जा रही ना? सर वॉइस इज नॉट क्लियर। बच्चों मेरी आवाज सबके पास सही जा रही है? अच्छा, जानवी अपना नेटवर्क सही करो, फिर से लॉग आउट करके फिर से आओ। देखो शायद सही हो जाए। सारे बच्चों का आवाज बहुत सही जा रहा है सबके पास, ठीक है। तो आओ हम लोग हमेशा की तरीके एक बार फिर से चलते हैं वापस से अपनी उसी स्लाइड्स पे जो उस दिन हम लोगों ने देखा था। और ये क्लास एक के बाद एक कंटिन्यू रहने वाली है ना। चलिए एक बार फिर से कुछ पुराने इंटरफेस पे याद आ रहा है? कुछ इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस कुछ याद आ रहा है बच्चों? है ना, पहले की स्लाइड्स पे दिखा करता था। चलो ठीक है। तो हाँ, सही बात है। अभी जस्टिफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। पहले तो सिक्योरिटी डाल दूं, ना डालो तो बच्चे चेक करने ही लग जाते हैं। लो हो गया, मतलब फेस पे ही डायग्राम बनाना था बच्चों को। बदमाश बच्चे बहुत हो तुम सब। चलो ठीक है। तो आप पढ़ते हैं, पढ़े और आगे बढ़े सीक्वेंस पे। हम पढ़ते हैं आगे अभी जस्टिफाई क्लासेस में, जिसमें कि आप लोग को मैं ये सीरीज चलाया हूँ बायोलॉजी का। और यहाँ पे हमने बायोलॉजी में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हमने अभी तक सेल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ रखा है। सेल की डिस्कवरी किसने की, ये सब कुछ हमने देख रखा है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो हमने देख रखे हैं। सेल थ्योरी क्या थी ये भी सब हम लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। कुछ अभी मेन मेन पॉइंट है जो आज की क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी तक हमने देखा था ये रहा सेल स्ट्रक्चर। मैंने उस दिन सेल स्ट्रक्चर को दो तरीके से लेके आया था। एक था हिंदी में बाइलैंग्वेल, कहने का मतलब होता है हिंदी, और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी लेकर के आया था। बच्चों एक बार मुझे फिर से बता दो, आवाज सबके पास सही से जा रही है? जल्दी बोलो बच्चों। ठीक है। तो आओ, मैंने कोशिश किया है उस टाइम से भी कि बाइलैंग्वेल हर एक चीज लेकर के आऊं। तो उसी के सीक्वेंस में ये भी है बाइलैंग्वेज। देखिए उस दिन जब ये टॉपिक चल रहा था तो वहां पर कुछ चीजें थी जो मैं प्रॉब्लम्स यानी टाइम्स की वजह से नहीं कर पाया था। तो आज उस चीज को मैं कंप्लीट करता हूँ। देखिए, हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, ये चीज हमने पढ़ रखा था। आइए हम देखते हैं कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में मतलब ये जो दो चीजें हैं, एक तो ये रहा नीचे में कोशिका द्रव, जिसे ही इंग्लिश में हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। यही कोशिका द्रव को हम इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म। होता क्या है, मैंने कहा था कि लेट अज्यूम, आप ऐसा मान के चलो कि एक दूध की थैली है। उस दूध की थैली के अंदर का सारा माल मसाला जो भी यहाँ पर हमारे सामने दिख रहा है, इसे हम समझेंगे ये सब कुछ एक पाउच में बंद है। उस पाउच को हम सेल मेम्ब्रेन कहते थे, सबको याद है। और अगर हम उसी पाउच को एक बड़े से मतलब सॉलिड चीज में बंद कर दे, सॉलिड कहने का मतलब एक थोड़ा टफ पैकेट में बंद कर दे, तो इसे हम बोल देते सेल बॉल। हमने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को काफी अच्छे से पढ़ रखा है। बट इसी के अंदर का ये थोड़ा सा टॉपिक था जो है एक साइटोप्लाज्म, और एक दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है कोशिका द्रव। प्लीज मूव द विंडो अवे फ्रॉम द शेयर्ड एप्लीकेशन। अच्छा, एक मिनट। गुड मॉर्निंग बच्चों, इस अब एक बार आप लोग मैसेज करना बंद करो। मैसेज करना बंद करो, जब मैं कुछ पूछूं तब आप लोग मैसेज करना, ठीक है। अनवी वॉइस सही नहीं जा रही है, देख लो उधर कुछ प्रॉब्लम होगा, इधर सब सारे बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा, तो मैं देखता हूँ साइटोप्लाज्म और कोशिका द्रव। देखो
हिंदी वाले बच्चों में थोड़ा सा दिक्कत होगा, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे, आप लोग के थ्रू जो बच्चे यहाँ पर अटैच होते होंगे उनके लिए दिक्कत होगा। इसलिए मैं इसे भी समझाना चाहूंगा कि कोशिका द्रव, और जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म, होता क्या है ये चीज। देखिए, अगर हम बात करते हैं हिंदी की, ये कोशिका, यही साइटोप्लाज्म को ही हम कोश सेल को हम बोलते हैं कोशिका। यहाँ लिखा है ना सेल स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं कोशिका संरचना, तो सेल को ही हिंदी में हम बोलते हैं संरचना। अब सेल के अंदर पाया जाने वाला वो सभी चीज जो हमें लिक्विड फॉर्म में दिखते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कोशिका द्रव। लेकिन जब हम द्रव्य की बात करते हैं, ये देखिए लास्ट में लिखा है ना, ये देखिए ऊपर में एक तो लिखा है द्रव, और जस्ट इसी के बगल लिखा है द्रव्य। तो जब हम बात करते हैं द्रव्य की, तो आपने वो पढ़ रखा है ना, इसी की इंग्लिश को हम बोलते हैं मैटर। जो द्रव्य होता है इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। अब मैटर में क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड, ये सब कुछ आता है ना। तो यहाँ पर भी देखिए ठोस, द्रव, गैस, है ना, प्लाज्मा, बीसी, ये सारे के सारे हमें मिलते हैं कोशिका द्रव्य के अंदर, यानी मैटर के अंदर। और अगर हम सिर्फ द्रव की बात करते हैं, तो सिर्फ कोई एक लिक्विड मटेरियल, यानी ये द्रव भी किसके अंदर में आता है, द्रव्य के अंदर में आता है। बात ये क्लियर, यही मुझे समझाना था। ये जो द्रव वाला टॉपिक है ना, ये द्रव वाला टॉपिक भी इसी द्रव, देखिए ये रहा ठोस, इसी के बगल जस्ट लिखा है द्रव, यानी ये इसकी द्रव्य की एक कंडीशन हो सकती है द्रव। लेकिन द्रव कोई अलग से कोई चीज है नहीं, द्रव्य जो चीज है उसी के अंदर में आता है द्रव। कहने का मतलब, अगर हम दूध देखते हैं, दूध के अंदर में हमें प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट, सब कुछ मिलता है ना, लेकिन वो अभी तो है लिक्विड फॉर्म में। जरा एज्यूम करिए कि कल को पराग वाले या मिल्क डेयरी वाले क्या करें कि एक ऐसे पाउच बनाए जिसमें काजू बादाम सब कुछ बिल्कुल अच्छे से पड़ा हो, जो कि सॉलिड पार्टिकल्स में हमें दिखाई देता हो, तो वो पूरे के पूरे मिक्सचर को हम बोलेंगे द्रव्य, क्योंकि उसमें सॉलिड भी है, उसमें लिक्विड भी है, सब कुछ है। और अगर सिर्फ और सिर्फ हम एक पानी पानी की बात कर ले, वाटर की बात कर ले, तो वो होगा लिक्विड, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं द्रव। तो मेरे ख्याल से आप सबको द्रव्य और द्रव, इनका डिफरेंस पता चल चुका होगा, है ना। अब बच्चों मैसेज करो। ये टॉपिक क्लियर हो गया, चलो ठीक है, आगे चलते हैं इसी के सीक्वेंस में। देखिए, इसमें सेल स्ट्रक्चर में हमने पढ़ रखा था, वो पूरा पूरा पॉलिथीन जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है ना। और ये इसके आज हमें क्या पढ़ना है, आज से हम वो चीज स्टार्ट कर रहे हैं जो इस पूरे के पूरे सेल के अंदर में पाया जाता है। और सेल के अंदर में पाए जाने वाले में से सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ये, जिसका नाम है, हिंदी में बोलते हैं केंद्रक, है ना, और इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। तो आइए हम इसी सेल के अंदर में पाए जाने वाले इसी न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। हमने ये सब कुछ बहुत अच्छे से याद कर रखा है, इसकी तो शॉर्ट ले लेकर के हमने याद भी कर रखा होगा, सबसे बच्चों से मुझे यही उम्मीद है ना। हाँ, तो ये रहा। आओ पहले तो मैं इसकी स्लाइड्स पर जो कुछ भी बन रखा है उसे रिमूव करने की कोशिश करता हूँ। चलिए, तो आइए देखते हैं, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए, जो चीज इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में होंगे याद करने लायक ना, वो मैं स्लाइड पर लिख दूंगा। लेकिन जो चीज समझाने लायक है इसमें, वो मैं आप लोग को एक एक करके समझाता रहूंगा। अभी मैं बात करता हूँ न्यूक्लियस। देखिए, बात किया जाए ना, तो हमारी बॉडी में कुछ भी होता है तो वो किसके थ्रू होता है, न्यूक्लियस के थ्रू होता है। मतलब कह लीजिए पूरी बॉडी को यही चलाता है, मतलब पूरी बॉडी का अगर कह ले सही तरीके से, माइंड कौन है, यही है। हाँ, और ये कहाँ मिलता है, उस सेल के अंदर में, जो सेल हमें ऐसे देखने से नहीं दिखता है, यानी माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, उस सेल के अंदर में ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज छुपी होती है। काफी इंटरेस्टिंग है, बट ऐसा ही है। अच्छा, होता क्या है ये चीज, ये क्या करता है, बहुत ही सेल के अंदर की बहुत ही छोटी, मतलब आप समझिए वो पूरा का पूरा सेल जिसमें इतनी सारी चीजें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, हर एक चीज है, वो सेल के अंदर में से ये चीज मिल रहा है। तो जब ऑलरेडी सेल इतना छोटा है जिसे हम देख नहीं सकते ऐसे नॉर्मल तरीके से, उसके अंदर इसे कैसे देख पाते हैं, नहीं देख पाते। इसे भी देखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। हम कह रहे हैं कि इसमें क्या है, इतनी बहुत छोटी इसकी संरचना होती है, यानी इसका जो शेप होता है बहुत छोटा होता है। इसमें भी अच्छा, ये चीज देखिए इंपॉर्टेंट है क्या, कि जैसे हमारे सेल वॉल हमने सेल मेम्ब्रेन देखा था, ऐसे ही इसके किनारे में भी ये पूरा पूरा हमें क्या मिलता है, एक तरीके का कवरिंग मिलता है, जिसे हम बोल रहे हैं न्यूक्लियर इनवेलप, है ना। ये भी हमारा कह सकते हैं हम, जैसे हमने सेल के ऊपर देखा था वो मेम्ब्रेन मिलता था, है ना, वैसे ही इसमें भी इसके ये क्या करता है,
ये उस पूरे के पूरे पार्टिकल से अगर कोई चीज, क्योंकि इसके अंदर भी ये जो सब्सटेंस है, जिस तरीके से उधर साइटोप्लाज्म था, है ना, और कोशिका द्रव्य था, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये चीज द्रव्य वाला मटेरियल है। और ये वाला जो कवरिंग वाला एरिया है, ये कवरिंग करता है इसी वाले अंदर वाले पार्ट को, कि ये बाहर वाले पार्ट से जाकर के ना मिले। तो एक तरीके से सेपरेट करने के लिए इसका यूज यहाँ पर होता है। इतनी बात क्लियर? एक बार मुझे बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम? प्रशांत, पहली बात तो बच्चों, आज मैं फिर से एक बार कहूंगा, आप लोग जिस भी क्लास के हो वो क्लास, आप लोग जिस भी स्कूल के हो वो स्कूल, मतलब क्लास, और साइड में एके हो या जो भी क्लास, जो भी स्कूल के हो, थोड़ा बहुत शॉर्टकट में स्कूल का नाम लिख दिया करो, ठीक है? अच्छा। अच्छा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो, बहुत अच्छी बात है। मेरा कहने का मतलब है, हमने अभी तक क्या देखा था, जिस तरीके से हमने सेल मेम्ब्रेन, सेल के आउटर बार एक कवरिंग पॉलिथीन का स्ट्रक्चर देखा था, वही स्ट्रक्चर, एकदम उसी तरीके का स्ट्रक्चर हमें न्यूक्लियस के भी आउटर आउटर मिलता है। ये क्या करता है, उस सेल मेम्ब्रेन्स, सेल, जो सेल था, सेल के अंदर जो भी द्रव्य मटेरियल पाया जाता है, मैटर पाया जाता है, उससे ये अपने अंदर वाले मैटर को अलग करता है, बस इतना सा इसका काम है। अच्छा, और क्या होता है इसके अंदर ना, ये चीज जो है छोटी छोटी, आप ये देख रहे हो, ये पूरा ना, ये हम बोलते हैं क्रोमैटिन जाल। क्या बोलते हैं इसे? क्रोमैटिन जाल। अच्छा, कह रहे हैं इसके अंदर क्रोमैटिन जाल पाई जाती है, और जब कोशिका का, यानी जब सेल का डिवीजन होता है, तो ये क्रोमैटिन जाल क्या होती है, आपस में यू 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 करके करके ऐसे ऐसे करके सेपरेट हो जाते हैं, और टोटल 46 गुणसूत्र बनाते हैं। गुणसूत्र का कहने का मतलब क्रोमैटिन का फॉर्मेशन करते हैं। अरे मान लीजिए फौजी है, ढेर सारे मिलिट्री में है, जब कह दिया जाए कि अब लड़ाई करना है, तो आप लोग क्या हो, एक बिल्कुल लाइन में खड़े हो जाओ, इधर लाइन में खड़े हो जाओ, इधर लाइन में खड़े हो जाओ, तो सब फटाफट तुरंत जो है ऑर्डर पाते ही सब के सब क्या होंगे, एक सीक्वेंस में खड़े हो जाएंगे, है ना? तो ऐसे ही इनके साथ भी होता है। जैसे ही इन्हें ऑर्डर मिलता है कि अब तुम्हें डिवीजन करना है, मतलब अब तुम्हें डिवीजन होना है, अभी तो सब एक साथ गुट बना करते, ये बीच में देखो जाल, जाल टाइप का कहने का मतलब आप वो समझो ना, मैगी सब लोग जानते होगे, मैगी है ना, मैगी को जो इकट्ठा करके बीच में से होता है, रख दो अगर किसी कटोरी वगैरह में, तो जिस तरीके का वो शेप आता है, शेप इसी तरीके से इसका भी शेप आता है। तो इसमें क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं, मान लो वो जो मैगी का वो एक एक थ्रेड्स है, उसे हम बोल देते हैं जाल। उसके जाल क्या होता है, किसी भी चीज से उलझा उलझी सी संरचना जो होती है, स्ट्रक्चर जो होता है, उसी को जाल कहते हैं। तो सेम तरीके से यहाँ पर इसके अंदर में ये क्रोमेटिन जाल पाई जाती है। और जब कोशिका डिवीजन, यानी जब सेल डिवीजन होता है, तो ये जाल क्या होती है, क्रोमैटिन में जाकर के सेपरेट हो जाती है, मतलब बिल्कुल सीक्वेंस में जाकर के इधर टोटल ये बनाती है 46 से गुणसूत्र, यानी टोटल ये 46 क्रोमैटिन का फॉर्मेशन करती हैं, 23 इधर 23 इधर, ठीक है? इसके बाद कह रहे हैं, जब इन्हें ऑर्डर मिल जाता है कि भाई अब एक का दो होना है, मतलब अभी तो हम लोग अलग अलग है, अभी इसमें से अलग होकर के अलग इधर एक लाइन बनानी है, एक लाइन इधर अलग से बनानी है, तो ये क्या होंगे, आपस में एक इंटरचेंज होकर के आपस में यूं लड़ लड़ के ये क्या कर लेंगे, अपना गुणसूत्र बना लेते हैं। गुणसूत्र को ही हम बोलते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आपको किसी हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर देखिए नीचे वाले में लिखा है मैंने गुणसूत्र, और इसी के जस्ट ऊपर लिखा है क्रोमोसोम्स, है ना? तो यहाँ पर लिखा है डीएनए एंड आरएनए क्रोमोसोम्स फाउंड इट, और हिंदी में लिखा है डीएनए आरएनए गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं। तो अगर मैं कभी, वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बाईलैंग्वेज ही लेकर के इस क्लास को चलूं, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन हो, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। बट अगर इसके बावजूद कोई वर्ड्स मुझसे छूट जाते हैं, तो आप लोग यहाँ पर स्लाइड्स में उसको देख सकते हो, और ये जरूरी है कि मैं जो वर्ड्स बोलूंगा इसी स्लाइड्स का रहेगा, मतलब ऐसे जो मेन मेन पॉइंट रहेंगे, ठीक है? तो क्या हुआ, जैसे ही इन्हें ऑर्डर मिला कि देखिए सेल डिवीजन जरूरी है, क्योंकि बिना सेल के, मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, बिना सेल डिवीजन के हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती है ना? तो जब ग्रोथ होने के लिए इनको ऑर्डर मिला क्रोमेटिन जॉल को कि भाई साहब अब आप लोग सेल डिवीजन करना स्टार्ट कर दो, तो सेल डिवीजन जैसे ही करना स्टार्ट हुआ, तो ये लोग क्या हो गए, बिल्कुल सेपरेट सेपरेट होकर के अलग अलग खड़े हो गए, बिल्कुल सीक्वेंस में खड़े हो गए। अब क्या होता है, इनके ऊपर ना बहुत छोटे, अच्छा, ये क्या होते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं, ये डीएनए के, ये डीएनए आरएनए क्या है, इन्हें भी हम आगे आने वाले लेक्चर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए इतना जानिए कि ये जो डीएनए छोटे छोटे, ये मतलब गुणसूत्र जो मैंने बताया, जो क्रोमोसोम्स बताया, ये किसमें बने होते हैं, किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं, ठीक है? इनके ऊपर ना बहुत छोटी 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 डॉट्स पाए जाते हैं, जिन्हें ही हम कहते हैं जीन,
इतनी बात क्लियर। जीन किसे कहते हैं? जीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज मेरी आवाज जिस तरीके का है, वैसे ही मुझसे आप मिलोगे 5 साल बाद भी, तो मेरी आवाज कुछ इसी तरीके से होगी। आज मेरा आंख जिस तरीके का है ना, जैसे मैं काला मोटा सा हूँ, ऐसे ही आप मुझे जब भी मिलोगे तो ऐसे ही मैं रहूंगा। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है जीन पे। तो यहाँ से जीन का कॉन्सेप्ट समझना कि इसी क्रोमेटिन जाल के ऊपर बहुत छोटा छोटा संरचना होता है, स्ट्रक्चर होता है, दानेदार डॉट डॉट पड़े होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं जीन। तो कहते हैं भाई साहब कि एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर में, एक हेल्दी ह्यूमंस के अंदर में कितने जीन पाए जाते हैं? तो मैं कहूंगा ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लिया करो, है ना। तो मैं बताऊंगा कि एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके अंदर में 23,000 टू 30,000 ये क्या जीन पाए जाते हैं। कैसे पता चला सर आपको? क्योंकि एक ह्यूमन जीनोम्स प्रोजेक्ट था, जिसमें ये रिसर्च किया गया था कि एक स्वस्थ कौन सा प्रोजेक्ट? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HUMANZINAM, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, जिसमें ये रिसर्च किया गया था कि एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर में 2300 से 3000 जीन होते हैं। बताओ बच्चों, आज प्रॉपर तरीके से सबके पास आवाज वगैरह जा रही है ना? चलो बहुत अच्छी बात है। बच्चे काफी समझदार है, जब पूछते हैं तो तभी जवाब देते हैं। बहुत बढ़िया। साक्षी रावत, सबका आवाज जा रहा है, सबके पास जा रही है आवाज, आपके पास नहीं जा रही है। एक बार आप फिर से जाओ, वापस से जाओ, और जो बच्चे अपने क्लास मेंशन नहीं किए हैं वापस से जाओ, फिर से क्लास मेंशन करके दोबारा से आओ, ठीक है? अच्छा। हाँ सॉरी। चलिए ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जो जीन होता है, भाई साहब ये किससे बना होता है? अरे जब हर एक चीज डीएनए से बना हुआ है तो जीन भी जाहिर सी बात है डीएनए से बना हुआ है। मैं मेरा रंग कैसा है, नाक कैसा है, मैं गोरा हूँ, काला हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, ये सब कुछ कैसे डिसाइड होता है? ये सब कुछ जीन से ही डिसाइड होता है। सारी बातें क्लियर। आज मेरा स्किन का कलर कैसा है ना, मेरी वॉइस कैसी है, मैं देख मेरी आंख कैसी है, ये सब कुछ डिपेंड करता है जीन पे। मतलब सर इतनी अंदर ये बैठ करके पूरे के पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। जी हाँ, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है बॉडी में। इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको अच्छे से बताऊं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं सिर्फ बोलते जा रहा हूँ, उन्हें मैंने स्लाइड में नहीं लेकर के आया, क्योंकि स्लाइड में लाने का मतलब होता है टाइम 40% से ज्यादा, मतलब 40 मिनट से ज्यादा हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे बोलते रहूं, जो जो चीज मेन रहेगा वो आप लोग कॉपी पेन लेकर के समझदार बच्चे हो लिखते ही रहोगे। अच्छा, इसके बाद जब डिस्कशन वाली क्लास चलेगी, वहां पर किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो फिर से बोलना, मैं फिर से उस चीज को डिस्कस कर दूंगा। बट एक बार ये पूरा लेक्चर ऐसे ही चलने देते हैं। अच्छा, तो कह रहे हैं सर इतनी अंदर बैठ करके ये पूरा का पूरा काम कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल कर रहा है, हमारी बॉडी को रेगुलेट कर रहा है। तो कह रहे हैं कि सर ये जीन के प्रकार हुए हैं। क्या प्रकार थे? किसी को काला दिखाना है, किसी को गोरा दिखाना है, किसी को मोटा दिखाना है, किसी की वॉइस बहुत ज्यादा हैवी होना, किसी की वॉइस बहुत ज्यादा पतली होना। तो ये सब जीन के प्रकार हैं, जिसे हम बोलते हैं जीनो टाइप। क्या बोलते हैं? इसको मैं टाइप कर दूं। जीनो टाइप, है ना। अ, ये भी दिक्कत कर जाता है। हाँ, क्या बोलते हैं? जीनो, इसको बोलते हैं जीनोटाइप। मतलब ये जो जीन के अलग अलग प्रकार है ना, इसे हम बोलते हैं जीनोटाइप। अच्छा, और जीन की मतलब ये जो प्रकार कहने का मतलब जीन की जो इस तरीके से व्यवस्था है, इस विशिष्ट व्यवस्था को, इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जीनोटाइप। अच्छा, और जो इसकी वजह से हमें इसका इफेक्ट दिखता है, आप मुझे इस तरीके से देख पा रहे हो, ये है फेनोटाइप। मतलब कोई काला है, कोई गोरा है, वो किस तरीके से पता चलता है? फेनोटाइप, PHENOTYPE, फेनोटाइप। ठीक है, दो चीज क्लियर। जीनोटाइप एंड फेनोटाइप। जीनोटाइप्स क्या है? ऐसी चीजें जो कि जीन्स के थ्रू होती है, उसे हम जीनोटाइप कहेंगे। यानी जीन्स की वो अलग अलग कार वर्किंग, ये सब कहलाएगा जीनोटाइप। लेकिन जीन्स के थ्रू जो किसी इंसान में देखने को मिलते हैं, जो उसका इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, गोरा काला मोटा पतला, है ना, ये सब कुछ होता है फेनोटाइप। तो जीनोटाइप और फेनोटाइप, ये दो चीज क्लियर। तो कह रहे हैं सर, अच्छा ये बताओ आप, आपने कहा था पुराने वाले लेक्चर में कि सर जीन अगर मान लो ये मर गए, ये कैसे मर जाएंगे? अरे मैंने बताया था ना कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स
करोड़ों सेल्स मरते हैं और पैदा होते हैं। तो मान लो अगर सेल मर गए तो ये भी मर गए। फिर क्या हम अभी जैसे दिख रहे हैं ऐसे नहीं दिखेंगे, बदल जाएंगे? हाँ बताओ, हम लोग क्या बदल जाएंगे जैसे हम अभी दिख रहे हैं? मेरी जो बॉडी है जिस तरीके से मैं अभी दिख रहा हूँ, तो चल ये जीन खत्म हो जाएगा तो हम भी बदल जाना चाहिए। आज मैं इंसान हूँ, कल कुछ और दिखना चाहिए था, है ना? या कोई और शेप बन जाऊँ, या एक मोटा सा हो जाऊँ, एक पतला सा हो जाऊँ। तो जी नहीं साहब, बस बस 1 मिनट रुक जाओ। इसमें क्या होता है कि मैंने बताया था कि ये जब मरते हैं एक सेल ना, तो ये अपने जैसे ही दूसरे को पैदा करके जाते हैं। अपना पूरा काम अपने जैसे अपने नेक्स्ट जनरेशन को सौंप के जाते हैं कि भाई साहब अब तुम्हारा ये पूरा काम है, तुम इसे संभालो, है ना? मतलब कैसे आज हम कैसे दिख रहे हैं? आज हम बोले हम काले दिख रहे हैं। आज हम कैसे दिख रहे हैं? बोले आज हम गोरे दिख रहे हैं। है ना? वो आपने देखा होगा एक मूवी, मुझसे शादी करोगी, एक मूवी था जिसमें एक दुग्गल साहब थे। तो उस दुग्गल साहब के घर के बाहर पोस्टर लगा होता था। किसने किसने देखी है मूवी? थोड़ा जल्दी से, मूवी किसने किसने देखी है ना? आज की क्लास थोड़ी इंटरेस्टिंग के साथ मैंने सोचा है लेता हूँ, वैसे तो रोज ही होती है। अच्छा, घर में गौरव ने देखा है, ठीक है। हाँ तो हाँ उसमें बस सबने देखा है, सबने देखा है। तो उसमें क्या होता है, बोलते हैं आज दुग्गल साहब कैसे हैं? दुग्गल साहब आज अंधे हैं। आज दुग्गल साहब कैसे हैं? आज दुग्गल दुग्गल साहब जो है बहरे हैं। तो ऐसा क्या हमारे साथ हो जाएगा अगर ये मर जाएंगे? तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर में ये टेंडेंसी है, सेल सेल की ये क्वालिटी है कि सेल जैसे ही मरते हैं तो मरने से पहले अपना काम वो अपने आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को देकर चल जाते हैं। ये बात क्लियर? तो सर ये पूरा का पूरा काम होता कैसे, इतनी जल्दी इतनी स्पीड में कैसे होता है? मतलब ये मैसेज भेजती है कैसे कि मतलब आज इसको ऐसा दिखाना है, मतलब मुझे अभी श्री को आज ऐसा दिखाना है, आज जो मेरा रंग दिख रहा है मुझे इसी रंग में दिखाना है जिंदगी भर। तो ये मैसेज कैसे जाता है? तो मैंने कहा भाई साहब, हमारे अंदर में डीएनए होता है, और डीएनए ने अपना काम आरएनए को सौंप रखा है ना? मैं बता रहा हूँ अभी डीएनए और आरएनए बहुत डीपली से हम आगे चल के पढ़ेंगे, बट आज की क्लास में समझो डीएनए आरएनए बॉडी के अंदर कोई चीज है जिनका वर्किंग क्या है वो मैं बता रहा हूँ। तो डीएनए और मतलब अंदर में क्या है डीएनए, और उन्होंने अपना काम आरएनए को सौंप रखा है। आरएनए भी 3 टाइप्स का, कौन कौन सा? राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, और एक होता है मैसेंजर आरएनए। नहीं समझ में आया भाई साहब? ये क्या है, नहीं समझ में आया? लिख लो, नाम लिख लो। राइबोसोमल आरएनए पहला है, दूसरा है ट्रांसफर आरएनए, और तीसरा है मैसेंजर आरएनए। तो देखिए होता क्या है ना, मैसेंजर, बस आज टॉपिक बहुत अच्छे से और बहुत मतलब जल्दी से, मुझे खुशी भी हो रही है कि टॉप सारे चीज को मैं बहुत अच्छे से समझाते हुए लेके जा रहा हूँ। मैं एक बार में एक टॉपिक लेके आऊंगा, ये पूरे के पूरे सेल या जो भी बायो का चल रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं हमें समझ में नहीं आते, है ना? तो मैं एक साथ बहुत ज्यादा चीज नहीं दूंगा, बस उतना दूंगा जितना आप लोग को अच्छे से समझ में आए। मुझे पता है आप लोग ये सब कुछ पहले से भी पढ़ रखे होंगे, बट मुझे ये भी पता है जो मैं इस यहाँ से इसी पॉइंट से निकाल के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दूंगा वो आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा होगा। तो आओ मैं बताता हूँ कि ये सब मैसेंजर मतलब ये काम कैसे होता है, कैसे मैसेज मिल जाता है कि आज मुझे ये रंग चाहिए, आज अभी सर जिस तरीके से दिख रहे हैं उनको वैसा ही दिखाना है पूरी जिंदगी भर, है ना? तो मैं कह रहा हूँ बॉडी के अंदर पाया जाता है डीएनए, उन्होंने अपना काम आरएनए को सौंप रखा है कि भाई आरएनए, अब आरएनए भी 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है राइबोसोमल आरएनए, लिख दूं क्या? रुक जाओ लिख देता हूँ यहीं पे, है ना? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। राइबोसोमल, इसके बाद होता है, थोड़ा स्पेलिंग वगैरह होगा तो देख लेना, ठीक है? अच्छा, दूसरा होता है ट्रांसफर, ट्रांसफर आरएनए, और तीसरा होता है एक मैसेंजर। 3 चीज होता है, ठीक है? राइबोसोमल, ट्रांसफर, और एक होता है मैसेंजर आरएनए। 3 टाइप्स का आरएनए होता है। तो होता इसमें होता क्या है, कैसे मैसेज पहुंचता है? तो ये जो मैसेंजर आरएनए होता है ना, सबके लास्ट में लगा लेना आरएनए। मैसेंजर आरएनए होता है, ये क्या करता है? यही न्यूक्लियर पोल कहाँ पर है? न्यूक्लियर पोल आप लोग को स्ट्रक्चर में दिखता होगा, ये देखिए। 1 मिनट। हाँ, ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, वो पेन नहीं आ रहा है।
एक मिनट बच्चों, एक मिनट, स्पीड रुक जाती है, मजा नहीं आता। हाँ हाँ, तो ये जो छोटा छोटा यहाँ पे आपको दिखता होगा, ब्लैक ले लो, ब्लैक। हाँ, ये छोटा छोटा आपको होल दिख रहा है ना, ये होल, इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोल्स। तो होता क्या है, ये जो मैसेंजर आरएनए होता है, इन्हीं न्यूक्लियर पोल से निकलकर मैसेंजर आरएनए लपक से बाहर जाता है, और उससे बोलता है राइबोसोम से, राइबोसोम के पास पहुंचता है, कहता है और भाई सुन, देखो, ये बोलता है कि अंदर से जीन ने ऑर्डर दिया है, क्योंकि मैंने बताया था ये जो क्रोमेटिन जाल होता है, इसके ऊपर छोटे छोटे डॉट पाया जाता है, जिसे जीन कहा जाता है। तो ये लपक के बाहर जाता है राइबोसोम के पास, बोलता है कि अंदर से जीन ने ऑर्डर दिया है कि इस अभिश्री को इस रंग का दिखाना है, इसकी जो आवाज है इसको लाइफ टाइम ऐसे ही रखनी है। तो जैसे ही एक कोई सेल मरता है, तो वो हर सेल का यही प्रोसेस है कि वो हमेशा इस तरीके से करता रहता है। तो कहने का मतलब सर, जिंदगी भर यही कलर दिखाना है। तो अगर किसी को कलर चेंज करना है, वो बताया था ना माइकल जैक्सन वाला सिस्टम, अगर किसी को कलर चेंज करना है, किसी की वॉइस चेंज करनी है, किसी का स्ट्रक्चर चेंज करना है, तो क्या करो, जो ऑर्डर दे रहा है उसे चेंज कर दो। ऑर्डर कौन दे रहा है, अंदर से यही जीन ऑर्डर दे रहा है, जीन को चेंज कर दो। क्या सर ऐसा वास्तव में होता है? हाँ जी हाँ, होता है। इसी को तो हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, उसी को बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम पूरे के पूरे जीन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। और जो फिर अगर मेरे अंदर कुछ आप चेंजेस कर दोगे, मेरे जीन में चेंज कर दोगे, तो मैं क्या कहलाऊंगा? मैं कहलाऊंगा जेनेटिकली मॉडिफाइड अभी सर, है ना। मैं जेनेटिकली मॉडिफाइड कहलाऊंगा, क्योंकि वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू मेरे जीन को चेंज कर दिया जाएगा। मेरी वॉइस आज जैसे है वैसे नहीं, मैं जैसा दिख रहा हूँ वैसा नहीं दिखूंगा, है ना। तो ऐसा वास्तव में होता है, तभी तो नाम इंजीनियरिंग हम करते हैं इसके लिए। कौन सा इंजीनियरिंग? जेनेटिक इंजीनियरिंग। और फिर मैं उसके थ्रू अगर चेंज हुआ तो मैं क्या कहलाऊंगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड कहलाऊंगा। आज का टॉपिक बस इतना ही था, खत्म। अब एक बार इधर देख लो, डिस्कवर्ड किया रॉबर्ट ब्राउन ने, डीएनए आरएनए क्रोमोसोम्स फाउंडेड, ये सब कुछ बता दिया मैंने। इट इज कॉल्ड मैसेंजर एंड कंट्रोलर ऑफ द सेल। सही बात है, मैंने बताया था कि पूरे के पूरे बॉडी को जब कंट्रोल करता है, सेल की बात ही छोड़ दो। यानी कि सेल को सेल के अंदर में पाया जाता है, सेल का जो भी काम है वो पूरा का पूरा यही करता है। फिर कहते हैं इट्स लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स इन द एनिमल सेल। सही बात है। द न्यूक्लियस इज स्कैटर इन द थ्रेड लाइट शेप्स। यहाँ पर कह रहे हैं जो इसमें थ्रेड लाइट शेप है ना, कार्ड क्रोमेटिन, मैंने बताया था इसी को हम क्रोमेटिन कहते हैं। थ्रेड लाइट शेप, जो कि मैंने मैगी का एग्जांपल लेकर के कहा था, विच इज मेड ऑफ, हाँ ये याद कर लेना कि ये किसका बना होता है, प्रोटीन एंड डीएनए एसिड का बना होता है। ठीक है। फिर कह रहा है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमेटिन स्किन्स एंड कन्वर्ट इनटू स्मॉल एंड थिक थ्रेड्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। सही बात है। जब डिवीजन का टाइम आता था तो ये क्या करते थे, क्रोमेटिन्स छोटे छोटे पार्ट्स में कट के ब्रेक हो जाया करते थे, और टोटल 46 क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते थे। समझ में आई बात? बताओ, मजा आ गया? मजा आया बच्चों? थोड़ा सा फास्ट हो गया क्या बच्चों? फास्ट तो नहीं हुआ ना? मैंने सोचा बार बार से टाइम टाइम की प्रॉब्लम होने से क्या मतलब। नो सर, बहुत बढ़िया। नो सर। देखो, कॉपी वॉपी बना के लिख रहे हो तुम लोग? यस सर, बहुत अच्छा लगा। अर्पिता, नहीं नहीं, जो मैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, रिया सिंह लिख रही है, यशवर्धन नहीं लिख रहा है। कोई भी, जो भी बच्चे नहीं लिखते हैं ना, उस मेन मेन पॉइंट को लिखा करो, है ना। उस मेन मेन पॉइंट को लिखोगे, तब जब दोबारा से रिवीजन करोगे, तब जाकर के चीजें अच्छे से तैयार हो पाएंगी। ठीक है। अभी आगे बहुत कुछ है, ये देखो, अभी मैं इसके अंदर के हर एक पॉइंट को बताऊंगा। साइटोप्लाज्म, गोल्जी एपरेटस है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। आज देखो 10 मिनट बचा है, और मैसेज आ गया कि 10 मिनट बचा है। कोई बात नहीं, जूम वालों, मैं आप लोग से भी तेज हूँ, अपनी क्लास को 20 मिनट में ही खत्म कर दिया, है ना। चलो, देखो माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब कुछ आगे एक एक करके हम लोग सीक्वेंस बाय सीक्वेंस इसके अंदर में सब पढ़ेंगे। देखो टाइप्स ऑफ सेल भी है यहाँ पर, है ना। अभी मैं इसमें दिखाता हूँ आगे, बस इतना ही चीज है बस, और नहीं है। इसके बाद भी नेक्स्ट स्लाइड लेकर के आऊंगा, बाकी इतनी स्लाइड मैंने बना करके रखा हुआ है आप लोग के लिए। चलो आओ मेन पेज पे आते हैं। इसका थोड़ा सा वीडियो वाला मेरा बैकग्राउंड कुछ अलग सा आ रहा है, मेरे को लग रहा है।
हम्म। चलो, तो बच्चों आज की क्लास कैसी लगी आप लोग को? मेरे ख्याल से मुझे अंदर सर यूट्यूब पे वीडियो डाल। अरे आर्यन राव, मैंने पिछली वाली क्लास भी वीडियो बना रखा है और इसका भी वीडियो बन चुका है। जूम में भी बन चुका है और मैंने एक अदर एप्लीकेशन डाउन लिया है, उसमें भी बन चुका है। ठीक है, तो बस मुझे पोस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा था और अभी भी दिक्कत है। कर देता हूँ, आज संडे है, देखता हूँ। सर एनसीईआरटी वाला मैथ, अच्छा मैथ है। मैंने देखा है बहुत से बच्चे जो है प्रॉपर बिल्कुल वीडियो देख देख के नोट्स वगैरह बनाए हो आप लोग। तो इस समय क्या है, कोचिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया हूँ। खुद की ऑफलाइन कोचिंग भी चलाने लगा हूँ रेलवे क्रॉसिंग के पास में, साई प्लाजा के पास में। तो उसी सब में ज़्यादा बिजी हो गया हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूँगा उसे। तो आर्यन राव, मैं फिर से स्टार्ट करूँगा वो वाली क्लास। थोड़ा सा भी सिस्टम में बैठ जाऊँ, है ना, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बाकी मैं अदनान से दोनों लोग फिर से वो क्लास स्टार्ट करेंगे जो कि यूट्यूब की हम लोग की चला करती थी। ठीक है, अच्छा आओ, एक बार इसी के साथ मैं चलता हूँ। दोबारा से ओपन ओपन करूँगा अभी। सर कोचिंग का वीडियो बना के डालिए। हाँ कभी डाल देता हूँ, वो भी कोई चीज़ रहेगा ना फंक्शन वगैरह तब डालूंगा। चलो ठीक है, एक वीडियो डाला तो है मैंने शायद। वो फंक्शन था टीचर डे, बच्चे सेलिब्रेट किए थे तो यूट्यूब पे पड़ा है शायद। नहीं 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 नहीं, वो नहीं पड़ा है, नहीं पड़ा है, सॉरी। अच्छा, तो ठीक है, कहीं कोशिश करता हूँ, डाल दूंगा उसको भी। और आओ एक बार दोबारा से आते हैं, है ना। ये क्लास तो बहुत अच्छी चल गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। टाइम से पहले टॉपिक भी खत्म हो गया, मुझे तो मजा आ गया आपकी बार। अच्छा एक, ठीक है ठीक है, चलो आप मिलते हैं, दोबारा से मिलते हैं।